नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो सबसे पहले बात करेंगे G7 की। जी हां, G7 का आयोजन हुआ और इसके बाद अब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सीजफायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी है। इसके बाद इजराइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश में नई प्रमोशन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बॉर्डर 2 की शूटिंग भी शुरू हो गई है। गदर 2 की सफलता के बाद अब सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 है। तो ये तमाम अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच पांचवें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है। यह जानकारी ईरान की सेना ने दी है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि अयातुल्लाह खोमेनी की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा है। 4 दिन पहले ही उनकी नियुक्ति हुई थी और अब नेतन्याहू ने कहा है कि जंग जो है वो खोमेनी के मारे जाने से ही खत्म होगी। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है वो लगातार जारी है और लगातार इजराइल जो है ईरान पर बड़े बड़े हमले कर रहा है और एक के बाद एक जो अलग अलग विभागों के जो कमांडर जो चीफ हैं वो लगातार हमलों में इजराइल के मारे जा रहे हैं। और पांचवें दिन भी ये जो संघर्ष है लगातार जारी है। और इस बीच ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई है। ये जानकारी खुद ईरान की सेना ने दी है। आपको बता दें, शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी कि सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे और उन्होंने 4 दिन पहले ही यह जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब उनकी भी इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़े फैसले पर मुहर लग गई। नई प्रमोशन पॉलिसी पर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। बता दें कि पिछले 9 सालों से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आरक्षित वर्ग के प्रतिशत को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंत्री ने बताया कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं, वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है, पदोन्नति में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाएगा, किन परिस्थितियों में लोक सेवक अपात्र होगा इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। दरअसल 9 साल पहले 2016 में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ था, जिसके कारण आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राज्य सरकार ने कोर्ट में SLP दाखिल की थी, PIL दाखिल की गई थी और जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन नए सिरे से भर्ती की भी संभावना बनेगी। भोपाल में सितंबर-अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी।
प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। लगभग 2 लाख रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़े। इस बार रक्षाबंधन पर फिर हम 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हमारी बहनों को करेंगे। लगभग 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1250 के अतिरिक्त 250 रुपये और देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर ज़िले में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में, विधायक अपने क्षेत्र में करे, पार्षद अपने क्षेत्र में करे, सरपंच अपने क्षेत्र में करे, इसकी हम कोशिश करेंगे। और अनेक स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से स्वयं लाइव आएंगे और मध्य प्रदेश से माननीय मोहन जी यादव। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोना महापात्रा की। सोना महापात्रा गानों से ज्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहती हैं। वो इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके हक के लिए आवाज उठाती रहती हैं। सोना ने मी टू मूवमेंट के दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गज कैलाश खेर और अनु मलिक पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सोना बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से भी पंगा ले चुकी हैं। हालांकि इसकी वजह से उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन सोना अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटी। बाकी फीमेल सिंगर्स की अपेक्षा सोना मोहपात्रा ने भले ही फिल्मों में कम गीत गाए हों, लेकिन जितने भी गीत गाए हों वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। चाहे आमिर खान की फिल्म तलाश का जिया लागे ना हो, फुकरे का गीत अंबर रसिया हो, और या फिर पिछले साल रिलीज फिल्म लापता लेडीज़ का गीत बेड़ा पार हो। सोना मानती है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के गानों में बेहद कमी आई है। बहरहाल सोना ने गायकी के अलावा संगीतकार और गीतकार के रूप में भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। सोना टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली भारतीय इंडिपेंडेंट सिंगर बनी। उनका सॉन्ग ऐसा ना थे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित मैन इलियट टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड की स्क्रीन पर दिखाया गया था। सोना के इस गाने का म्यूजिक उनके पति राम संपत ने दिया है और उसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे। सोना मोहपात्रा ने कैलाश खेर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक कॉन्सर्ट में कैलाश खेर के साथ मेरा बैंड परफॉर्म करने वाला था, उसके लिए मैं कैलाश से पृथ्वी कैफे में मिली। कैलाश ने यह कहते हुए हाथ मेरी जांघ पर रख दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम एक म्यूजिशियन राम को मिली, ना कि किसी एक्टर को। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। इसके बाद सोना ने लिखा था कि इसके बाद भी कैलाश की मनमानी जारी रही। जब हम ढाका पहुंचे तो मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ वेन्यू पर जा रही थी। कैलाश लगातार मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि मैं साउंड चेक के लिए ना जाकर पहले कैलाश से उनके रूम में मिलने आऊँ। अनु मलिक को इंडियन आइडल 11 छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, सोना महापात्रा ने अनु मलिक पर भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। सोना के अलावा श्वेता पंडित और 2 महिलाओं ने भी संगीतकार पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें इंडियन आइडल 11 छोड़ना पड़ा था। बाद में 1 साल के बाद उनकी शो में वापसी हुई। बताया जाता है कि अनु मलिक को सबूतों के अभाव में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी। सोनू निगम को बुरी तरह लताड़ दिया था उन्होंने जब अनु मलिक को इंडियन आइडल 11 से निकाल दिया गया था।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हुए हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हेली सेवाएं मौसम के मुताबिक ही संचालित हो और मानसून में इन्हें बंद करने पर विचार किया जाए। अब तक 4 क्रैश लैंडिंग और एक बड़े हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार गंभीर है, जांच करवाई गई है और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार लोग हेली सेवा का उपयोग तो कर रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन लगातार हादसे भी हो रहे हैं और जिस पर राज्य सरकार तो चिंतित है ही, अब हाईकोर्ट भी इस पर चिंतित नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हेली सेवाएं हैं उनका उपयोग मौसम के अनुरूप ही किया जाए। अगर मौसम ठीक ना हो तो हेली सेवा को तुरंत रोक दिया जाए, मानसून में इन्हें बंद करने पर भी विचार किया जाए। और आपको बता दें, अब तक 4 क्रैश लैंडिंग और एक बड़े हादसे में 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि सरकार गंभीर है, जांच करवाई गई है और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई हो रही है। वाकई दुखद घटना है। हमारे जिस तरीके से हेली सेवाएं और जो हमारी एजेंसियों के द्वारा जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार बिल्कुल गंभीर है। उसमें जांच भी हुई है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया है और एजेंसी के साथ में बैठ कर के और तमाम उन अधिकारियों के साथ बैठ कर के मुख्यमंत्री जी ने उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और सख्त रुख अपनाते हुए उनको आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए भी हिदायत देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, एजेंसियों को भी समझना चाहिए और हमारे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हमारी एजेंसियों का है। और इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने हमेशा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कोई घटना ना घटे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में चल रहे G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। देशों के प्रतिनिधियों ने साझा बयान में कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि मैं सीजफायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। G7 समिट का पहला दिन 3 वजहों से ट्रंप चर्चा में रहा है। इजराइल ईरान विवाद। G7 समिट में इजराइल ईरान संघर्ष रोकने के लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। कनाडाई न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप इस प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। उधर ट्रंप ने समिट शुरू होने से पहले कहा कि ईरान यह जंग हार रहा है। उन्होंने बात करने में देर कर दी। कनाडा के फ्लैग वाली पिन इसका दूसरा कारण रहा। समिट में हिस्सा लेने आए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा के झंडे वाली पिन अपने कोट पर लगाई। दरअसल ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, वहीं कनाडा पर हर बार इसका विरोध करता आ रहा है। रूस के एग्जिट पर समिट से पहले ट्रंप ने कहा कि G7 पहले G8 हुआ करता था। बराक ओबामा और ट्रूडो 2 ऐसे शख्स थे जो रूस को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे और मैं कहूँगा कि यह एक गलती थी। ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सीजफायर के लिए नहीं लौट रहा हूँ, बल्कि बात जो है वो इससे कहीं बड़ी है। तो देखिए, G7 के जो तमाम देश हैं उन्होंने एक सुर में एक साथ होकर इजराइल का समर्थन कर दिया है। जिस तरह से आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इस पर खुलकर सभी G7 के देशों ने इजराइल का समर्थन किया। कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और जो ईरान है वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, कभी भी परमाणु बम वो नहीं रख सकता है। सभी देश जो हैं इसके खिलाफ हैं। ईरान का परमाणु हथियार रखना मानवता के खिलाफ है, लोगों की जान ले लेगा, ऐसे तमाम बातें G7 में कही गई हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी इस रोपवे का निर्माण करने जा रही है। इस रोपवे के बाद केदार वैली में हेली सेवाओं पर निर्भरता कम होगी। सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने को या तो दुर्गम 16 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है या फिर हेली सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है, जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों के साथ होती है। और लगातार अब जिस तरह से हेली सेवाओं में हादसे होते हुए बढ़ रहे हैं, इसके बाद अब जो रोपवे है उसकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन से मांग है कि रोपवे अगर जल्दी बनकर तैयार हो जाता है तो जो यात्री हैं वो रोपवे का सहारा लेकर आसानी से केदारनाथ धाम बाबा केदार के दर तक पहुंच सकते हैं। और इसी को लेकर अब जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो कह रहा है कि जो रोपवे है उसका काम शुरू कर दिया गया है और युद्ध स्तर पर इसको बनाया जा रहा है। ये रोपवे जो है केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी। बहुत ही सस्ती यात्रा होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो है काफ़ी उनको महंगा जो पड़ता है वो कम और सस्ते खर्चे में ये रोपवे उनको केदारनाथ जी के दर्शन कर। तो देखिए, केदारनाथ में जल्द ही रोपवे का निर्माण हो जाएगा और इससे अब जो हेली सेवाएं हैं उन पर आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। अभी फिलहाल यात्रियों को 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक चढ़कर केदारनाथ धाम पहुंचना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे और कावड़ यात्रा, आगामी कुंभ मेला सहित जिले के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को केंद्र सरकार की योजनाओं की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही टिहरी में महिलाओं के एनीमिक सर्वे की सराहना करते हुए हरिद्वार में भी नवाचार पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि कावड़ यात्रा को प्रोफेशनली संचालित किया जाए, यात्रा से जुड़ी सकारात्मक जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को धार्मिक केंद्र के साथ साथ आर्थिक हब के रूप में भी विकसित किया जाए। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी सुपरस्टार योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, साइबर ठगी रोकथाम और वन विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। तो देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं। कावड़ यात्रा, आगामी कुंभ मेला सहित जिले के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को केंद्र सरकार की योजनाओं की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही टिहरी में महिलाओं के एनीमिक सर्वे की सराहना करते हुए हरिद्वार में भी नवाचार पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि कावड़ यात्रा को प्रोफेशनली संचालित किया जाए, यात्रा से जुड़ी सकारात्मक जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को धार्मिक केंद्र के साथ साथ आर्थिक हब के रूप में भी विकसित किया जाए। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी सुपरस्टार योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, साइबर ठगी रोकथाम और वन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को कहूँगा कि आइए हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह में आइए। ये तो आस्था का केंद्र है और आपको दिव्यता और भव्यता का एक अलग ही अनुभव हो। और इसके ऊपर में विशेषकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्वच्छता के ऊपर में, क्लीननेस के ऊपर में, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर में खास काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ सबसे अच्छी बात है कि टीम वर्क के साथ में पूरा विजन है और आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जो रोड मैप के बारे में मैंने सुना है उसको बहुत सुंदर तरीके से हासिल किया। तो देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फिल्म बॉर्डर 2 की। भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म का तीसरा शेड्यूल पुणे के नेशनल डिफेंस अकादमी में किया जा रहा है। फिल्म के मेकर्स ने सेट से एक फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। तस्वीर में फिल्म की स्टार कास्ट नजर आ रही है जिसमें दिलजीत दोसांझ, सुनील शेट्टी, आहान शेट्टी, वरुण धवन नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के एक्स पर यह जानकारी उन्होंने शेयर की। एक्टर सनी देओल की गदर 2 के बाद फैंस को बॉर्डर 2 का भी बेसब्री से इंतजार है। दर्शकों से बॉर्डर फिल्म को भरपूर सराहना मिली। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बॉर्डर 2 लोगों को कितनी पसंद आती है। बॉर्डर 2 की शूटिंग जारी है। 1997 में इसकी जो पहला फिल्म है जो आई थी, अब इसका सीक्वल आ रहा है। फिल्म के मेकर्स ने सेट से तस्वीरें भी शेयर की हैं। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। इस बार वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर 2025 से होगा। वैसे तो भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तानी टीम का भारत आना मुश्किल है। ऐसे में यह मैच कोलंबो में कराने का फैसला लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी के सामने बीसीसीआई और पीसीबी ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए सहमति जताई थी। भारत 12 साल बाद पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 28 लीग मैच और 3 नॉकआउट मुकाबले 5 स्थान यानी कि बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में खेले जाएंगे। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।